औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर इमर्जन के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम इसके लिए दो तीन बुक्स साथ साथ रीड कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स और खासकर क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो एक बार फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे प्रॉपर टेबल की सूरत में, जहाँ पर आपको पता चल जाए कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स को कहाँ किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। आयोनिक, नॉन आयोनिक वगैरह वगैरह, नेचुरल ओरिजिन, पॉलीमेरिक, ये सब आज आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्जन एक बार फिर भी थोड़ा सा फिर से कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें भी आपको मिलेंगे। हालांकि आप पहले भी स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुका है। यहाँ तक तो हो गया था ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जब आप आते हैं इमल्जन के अंदर, तो इमल्जन में ये लोशन एंड लिनेमेंट्स चूंकि इमल्जन के अंदर ही आते हैं, इनके साथ बुक में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फ्लूइड। तो अगर ये एक एमसीक्यू उसकी शक्ल बन जाए कि ये स्ट्रक्चर फ्लूइड कौन सा है, तो अपने लोशन और लिनेमेंट का बताना है। लोशन लिनेमेंट में क्योंकि इसके अंदर लिक्विड के मुकाबले में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, सेमी सॉलिड से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फ्लूइड। जैसे ही वो स्ट्रक्चर फ्लूइड से थोड़ा सा और सख्त होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। तो ये फिर बाद में जब सेमी सॉलिड बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। तो आपने जस्ट एक चीज आज सीख ली कि लोशन और एलिमेंट में फ्लो थोड़ा सा है, उसमें फ्लो है, थोड़ा सा है, स्ट्रक्चर फ्लूइड में आएगा बनिस्बत आम फ्लूइड के जो बिल्कुल फ्लो करता है, बहता है, आम फ्लूइड के बिल्कुल बह रहा होता है। तो वो थोड़ा सा जम जाए तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड फ्लूइड। अगर थोड़ा और भी सेमी सॉलिड बन बन जाए तो फिर उसको क्रीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मुझे मिले थे, स्ट्रक्चर फ्लूइड और सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में क्रीम आएगा, स्ट्रक्चर फ्लूइड में आपके लोशन और एलिमेंट आएंगे। अदरवाइज बास बुक में आप उसको भी लोशन एलिमेंट को भी वही सेमी सॉलिड के अंदर ही ले आते हैं, अक्सर ऐसा ही है। तो ये पॉइंट था मैंने बुक से आपके लिए उठाया हुआ है। वाटर इन ऑयल हाइड्रेट द स्किन बाय ऑक्लूजन। वाटर इन ऑयल हाइड्रेट द स्किन बाय ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब क्या है, आपके जिल्द के ऊपर अंदर जो सुराख होते हैं, जहां से वाटर ने एवोपरेट होता है, अगर इसको बंद किया जाए ना तो उसको बोलते हैं ऑक्लूड। आपने इधर क्रीम डाल देता है, ऐसे आप जिल्द के ऊपर आप क्रीम डाल देते हैं, तो इसको आपने ऑक्लूड कर दिया। ऑक्लूड करने से आपका जिल्द क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, उसको पानी लग जाता है अंदर, मतलब पानी आ जाता है, खुश्क नहीं होता। ठीक है। अच्छा, oil in water lotions and creams mix with tissue fluid and more easily removed by washing। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑयल इन वाटर क्रीम या लोशन हो या क्रीम हो, वो आपके अपने ही जिस्म के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। यानी अगर आपका पसीना है तो उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं, और आप थोड़ा सा फिर ऊपर से पानी डाल देते हैं तो खुद ब खुद बह जाता है। मोर इजिली रिमूव बाय वॉशिंग। तो ऑयल इन वाटर को आप वॉशिंग करें, ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑयल वाटर रिमूव बाय वॉशिंग से आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो वाटर इन ऑयल है वो नहीं कर सकते। फॉर एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्जन्स ऑयल बेस्ड हाइड्रोकार्बन आर वाइडली यूज्ड। अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्जन, मतलब वो क्रीम की बात हो रही है, लोशन की बात हो रही है, अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्जन यूज करते हो, उसके अंदर क्या होगा, ऑयल बेस्ड हाइड्रोकार्बन होगा। ऑयल बेस्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। इसमें अक्सर जो बेस हम इस्तेमाल करते हैं क्रीम के अंदर या दूसरे जो ऑयली प्रिपरेशन, उसमें अंदर ये सी 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 बहुत सारे कार्बन 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 के लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ऑयल बेस्ड हाइड्रोकार्बन आर वाइडली यूज। जैसे कि लिक्विड पैराफिन। अब पैराफिन जो है ये आप सब ने देखा है, एक ऑयली स्ट्रक्चर है,
आपने ले में भी देखा होगा, नहीं देखा तो किसी जनरल स्टोर से भी आपको ये मिल जाए लिक्विड पैराफिन, किसी भी दुकान जनरल स्टोर से आपको ये मिल जाए लिक्विड पैराफिन। तो ये लिक्विड पैराफिन हम अक्सर क्या करते हैं, बतौर बेस इस्तेमाल करते हैं। और बेस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या चीज है बेस। तो ये एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्जन के बारे में एक बात थी। आप क्रीम बनाते हैं तो क्रीम में आपको सबसे पहले बेस बनाना पड़ता है, ठीक है, बेस। अब ये बेस हो गया आपका। बेशक इसमें आपने ऑयली सब्सटेंस यूज किया होगा, ऑयल वाटर यूज किया होगा, बाद में इसके अंदर आप लोग कोई ड्रग इसी बेस के अंदर आप लोग डाल देते हैं। तो बेस एक्ट एज अ कैरियर। और ये जो आपका क्रीम है, इमल्जन्स है, इनको अक्सर औकात हम बतौर कैरियर इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये ड्रग को कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह। और क्रीम, लोशन, लिनेमेंट के बारे में, ऑइंटमेंट पेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक डिटेल वीडियो में। आस्ता आस्ता इस कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आप वो आ जाएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा। अब ये फिर से एक बात है जो कि एक बार मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन आर इम्पोर्टेंट इन ऑयल वाटर इमल्जन। और जब ऑयल वाटर में मैंने आपको कहा था कि ऑयल ऑयल के आसपास वो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो इसके आसपास कर्व करेगा ऐसे, वो इसके आसपास कर्व करेगा। तो इसके अंदर क्या है कि जो सर्फेक्टेंट्स है या एमल्सिफाइंग एजेंट है, उनके अंदर एक एमल्सिफाइंग एजेंट और दूसरा एमल्सिफाइंग एजेंट, इन दो के बीच अच्छा खासा रिपल्जन होनी चाहिए। ठीक है, मैं इधर ऐसे निशान लगा लेता हूँ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, किधर रिपल्जन होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर चार्ज होगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक, इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्जन इसको बोलते हैं। सेम लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब ये एक तरफ रिपल करेगा तो उसका जो दूसरा साइड है, टेल वाला साइड है, टेल वाला, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये ऑयल बनेगा। इसी तरह पूरा का पूरा जो था सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो आपके ऑयल के आसपास इस तरह से आ जाते हैं। तो इट विल गिव यू वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्जन। ये पॉइंट हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इंपॉर्टेंट इन ऑयल वाटर इमल्जन, स्टेबलाइज्ड बाय द आयोनिक एमल्सिफायर। अब ये पॉइंट आ गया, इमल्सिफायर आयोनिक है, नॉन आयोनिक है, वगैरह वगैरह। तो इसको स्टेबलाइज किसने किया, आयोनिक एमल्सिफायर ने। अब आयोनिक एमल्सिफायर में जाहिर है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन आपको कहाँ से मिलेगी, आयोनिक एमल्सिफायर से मिल जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने यही कहा हुआ है कि स्टेबल किया हुआ है आयोनिक एमल्सिफायर ने। अब दूसरा जो है, स्टेरिक रिपल्सिव फोर्सेस अराइजेस। अब ये एक और है स्टेरिक। स्टेरिक रिपल्सिव फोर्सेस में ये है कि चार्ज नहीं है लेकिन कोई भी एक तरह के ग्रुप्स है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है, वो एक दूसरे के करीब जाते हैं तो रिपल करते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स है और वो एक दूसरे के करीब जाते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये कैसे था, हाइड्रेटेड पॉलीमर चेन, हाइड्रेटेड पॉलीमर चेन ऐसा पॉलीमर जिसके साथ पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। हाइड्रेटेड पॉलीमर चेन अप्रोच वन अनदर, डोमिनेट विद नॉन आयनिक। अच्छा अब देखो कि इस तरह का जो रिपल्शन है वो कौन आपको देगा, नॉन आयनिक इमल्सिफायर। अब नॉन आयनिक इमल्सिफायर आपके पास आ जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये आयनिक ही नॉन आयनिक, मैं आपको बताऊं। नॉन आयनिक इमल्सिफायर ने अपने साथ वाटर को बाइंड किया हुआ है, तो ये इमल्सिफायर है। इस तरह के में लंबे लंबे चेन करके इमल्सिफायर है। और इसने अपने साथ किस चीज को बाइंड किया हुआ है, पानी को बाइंड किया हुआ है। इसने भी अपने साथ पानी को बाइंड किया, इसने भी अपने साथ पानी को बाइंड किया हुआ है, हाइड्रेटेड है। अब इनके बीच में रिपल्जन होगी तो मैं इनके दरमियान ऐसे तीर का निशान दूंगा, ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। या तीर का निशान ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। ये अच्छा होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें नॉन आयनिक एमल्सिफायर है, जिसमें स्टेरिक रिपल्जन है, ये फिर कहां पर होगा, ये फिर होगा वाटर इन ऑयल इमल्जन में।
वाटर इन ऑयल इमल्जन में स्टेरिक रिपल्सिव फोर्सेस है, लेकिन वो आपको कहाँ से मिलेगा? नॉन आयनिक इमल्सिफायर से मिलेगा। और ऑयल वाटर में जो है आयनिक इमल्सिफायर है। तो ये स्पेशल पॉइंट्स ये हमने उठाए हुए हैं कि अभी आपने देख लिया तो एमसीक्यूज अगर यहाँ से आ जाओ टेक्निकल एमसीक्यू से बन जाते हैं। स्टूडेंट को कैसे पता, उन बेचारों को क्या पता कि कौन सा इमल्सिफायर जो है वो फिर उसमें इमल्जन के टाइम इसका किस तरह का रोल है। याद तो किया होगा कि आयनिक नायनिक रट्टा लगाया होगा कि ये आयनिक ये नायनिक, लेकिन ये नहीं पता, ये इसका लिंक नहीं पता कि किस तरह से आयनिक नॉन आयनिक जो है वो इमल्जन के टाइप के साथ भी रिलेटेड है। ऑक्सिलरी इमल्सिफायर एजेंट ही फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से मैंने कहा कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सरफेस लेयर के साथ उसका कोई काम नहीं है, वो जस्ट गाढ़ा कर देता है कंटिन्यूस फेस को, ताकि इमल्जन जो है वो स्टेबलाइजर है, यानी ये सेकेंडरी हेल्प कर लेता है। तो ये क्या है? आपका को एमल्सिफायर है। को एमल्सिफायर यानी एमल्सिफायर की एमल्सिफाइंग एजेंट्स की हेल्प करते हैं। इसका दूसरा नाम है विस्कोसिटी इनहांसर भी इसको बोलते हैं, विस्कोसिटी इनहांसर। ये करते क्या है? मोटा कर देता है, थिकन द एक्सटर्नल फेस, गाढ़ा कर देता है, बट डू नॉट फॉर्म इंटरफिशियल फिल्म। ये फिल्म नहीं बनाते, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरफिशियल फिल्म क्या है। ऑयल या वाटर इन दोनों के बीच एक लेयर बनाता है ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इस लेयर को बोलते हैं इंटरफेशियल फिल्म। इसकी एग्जांपल्स भी आपको हम बता चुके हैं पिछले पेज में। द फेज इन विच द इमल्जेंट इज मोर सोल्यूबल बिकम द कॉन्टिन्यूस फेज। अब ये भी एक पॉइंट है जो बुक से उठाया। आपको पता है कि इमल्जन के अंदर एक कॉन्टिन्यूस फेज है, एक इंटरनल फेज है। अब कौन सा फेज कॉन्टिन्यूस फेज बनेगा? सपोज आपके पास वाटर है और दूसरी तरफ आपका ऑयल है। हाँ, अब इस स्टेटमेंट का मैं इस एक स्टेटमेंट का मैं आपको मतलब बताता हूँ। आपके पास इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, इमल्जेंट। देखो, अगर आपका इमल्जेंट इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्जेंट में, अगर आपका इमल्जेंट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, किसके अंदर सॉल्युबल है? वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ये तो आपका वाटर बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस फेज। वाटर बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस फेज। कितना आसान तरीका है, मतलब एक चीज आपको बता दिया कि इमल्जेंट अगर आपका सॉल्युबल है पानी में, तो पानी फिर कॉन्टिन्यूअस फेज बनेगा। जब पानी कॉन्टिन्यूअस फेज बनेगा तो डेफिनेटली ऑयल इंटरनल फेज बनेगा। तो इसी इससे क्या बनेगा? ऑयल इन वाटर इमल्जन बन जाए। ये एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो अब दूसरा पॉइंट आप खुद ब खुद बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपका इमल्जन ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो, अगर ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो, तो मैं इधर लिखता हूँ सॉल्युबल। अगर ये ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो जाए, तो फिर आपका ऑयल क्या करेगा? आपका ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज हो जाएगा, और उस केस में फिर वाटर जो है वो इंटरनल फेज हो जाएगा। तो फिर आपका वाटर जो है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में ऑयल के अंदर डिस्पर्स, तो फिर ये वाटर इन ऑयल इमेज बनाएगा। ये बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट था जो आपको दे दिया। 10 हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स प्रोमोट ऑयल इन वाटर। हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स वो सर्फेक्टेंट जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक है वो आपको ऑयल इन वाटर देगा। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा है कि वो इमल्जेंट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है वो पानी को कॉन्टिन्यूअस फेज बना देगा, और आपका इमल्जन हो जाएगा ऑयल इन वाटर। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट्स, जिसको जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जो ऑयल के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वो क्या करेंगे? उनका एक तो एच एल बी वैल्यूज का मुझे, एच एल बी वैल्यूज के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका नाम है हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। के जो एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सलाहियत है, दोहला सलाहियत है। दोहला, ये वाटर के अंदर भी, इसका कुछ हिस्सा वाटर के अंदर भी सोलुबल है और कुछ हिस्सा ऑयल के अंदर भी सोलुबल है। इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वाटर सोलुबल पोर्शन और ऑयल सोलुबल पोर्शन दोनों का एक साथ आने से हाइड्रोफाइल लिपोफाइल, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल, ये दो बातें आ गई। बैलेंस, तो फिर चूंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर इनके बीच कितना मुकाबला है, क्या उसमें हाइड्रोफाइल बड़ा है
हाइड्रोफाइल वाला पोर्शन बड़ा है, लिपोफाइल वाला छोटा है, या फिर लिपोफाइल वाला बड़ा है, हाइड्रोफाइल वाला छोटा है, तो उसको हमने एक नंबर, बाकायदा नंबर दे दिया हुआ है। जो एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं कि भाई इसका नंबर ये 1 है, इसका HLB2 है, इसका 10 है, तो वो नंबर हमने दिए हुए ताकि स्टूडेंट समझ सके कि HLB के नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोफाइल लिपोफाइल है। तो वो आप नंबर देखो, अगर अगर नंबर बड़ा है, जितना नंबर बड़ा हो जाएगा वो हाइड्रोफाइल बना, उसके अंदर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और लिपोफिलिक कम होती जाएगी। और जैसे ये नंबर कम होता जाएगा, HLB का वैल्यू कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कि उसमें लिपोफिलिक पोर्शन ज्यादा है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन कम है। तो ये लिखा हुआ है लिपोफिलिक, जैसे लिपोफिलिक की बात आ जाती है फौरन जहन में आ जाएगा कि यार लिपोफिलिक की HLB कम होती है। तो लिपोफिलिक सरफेक्टेंट्स जिसका HLB वैल्यू कम है वो प्रोमोट करता है किसको? वाटर इन ऑयल इमल्जन को। तो फिर ये वाला सेट जो है वो इस पोर्शन को फॉलो करता है, यानी इससे वाटर इन ऑयल इमल्जन बनेगा। ओके, फाइनली अब हम आपके पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। हम इनको आज क्लासिफाई कर लेते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो बड़े ग्रुप्स हैं इमल्सिफाइंग। मैं अभी लिखता हूँ। नंबर 1, ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हमने बनाया है, खुद बनाया है, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक, खुद बनाया हुआ। और एक वो है जो कुदरती तौर पर मौजूद है, हम उनको इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल ओरिजिन से आया हुआ है। तो ये दो बड़े कैटेगरी हो गए, सिंथेटिक और नेचुरल। अब जो सिंथेटिक है उसके मजीद कैटेगरीज है, मजीद उसकी कैटेगरीज है। जैसे कि कौन कौन से कैटेगरीज है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। सिंथेटिक का जो पहला कैटेगरी है वो है आयोनिक, मतलब इन पर प्लस माइनस का चार्ज होगा, आयोनिक। ये एक कैटेगरी हुआ सिंथेटिक के अंदर। दूसरी कैटेगरी इसी के अंदर अगर आप देखें वो है आपका नॉन आयोनिक। ये दो कैटेगरी हो गए, इसमें फिर चार्ज नहीं है। तीसरी कैटेगरी है फिर इसमें पॉलीमर्स। अब इसमें हम लोग चार्ज की बात नहीं करते, मतलब पॉलीमरिक है, ठीक है, पॉलीमरिक है। एंड फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है फैटी, मतलब ये ऑयली टाइप के एम्फीफाइल्स होते हैं, इसको बोलते हैं इसके इमल्सिफाइंग एजेंट्स थे, इसको बोलते हैं फैटी एम्फीफाइल्स। तो ये चार जो है ये हमारे पास सिंथेटिक में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आयनिक है, शुरू में जो मैंने आयनिक, आयनिक को फर्दर उन्होंने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया कि आयनिक हमारे पास एक कैटायनिक है जिस पर प्लस का चार्ज है, और एक है नॉन आयोनिक जिस पर माइनस का चार्ज है, जो सॉरी जिस पर प्लस का चार्ज, गलत हुआ। ये केटाइनिक वो है जिस पर प्लस का चार्ज है, और एनाइनिक वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज। ये देखो माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस और प्लस चार्ज। अब मैंने इस पेज पर आपको सिर्फ एनाइनिक के बारे में बताया हुआ है, बाकी जो है वो नेक्स्ट पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आयनिक है कौन सा नॉन आयनिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कि कौन सा वाटर ऑयल या ऑयल वाटर बनाते हैं ये आपको पता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आयनिक के अंदर पहले एन आए, नेगेटिवली चार्ज। पहला है सोडियम लाराइल सल्फेट, ये पहला है सोडियम लाराइल सल्फेट, इस पर माइनस का चार्ज है। ये आपको देगा ऑयल इन वाटर इमल्जन, ऑयल इन वाटर इमल्जन आपको देगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम लाराइल सल्फाइड ज्यादातर सोलुबल होगा वाटर के अंदर। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं, आपने इसको बार बार नोट करना है, कहीं आपसे मिक्स ना हो जाए कि ये पॉजिटिव है। तो बार बार देखने की सही पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत करोगे, थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो इंशाल्लाह यह हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है, अच्छा तो और भी है लेकिन ये तो बहुत कम है, तो कम है। अब Na लिखा हुआ है मैंने, Na सोडियम स्टीरेट, ये दूसरा है सोडियम स्टीरेट। ऐसा में स्टीरिक एसिड, ये जो एट एट आ जाता है ना, एट एट, सल्फेट, स्टीरेट, ओलिएट,
ये ATE8 जब आखिर में आ जाए ना, ये मैं आपको एक बहुत बड़ी स्पेशल की बताता हूँ, चाबी। ये जो 88 आ जाए ना, वो ईस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं। और ईस्टर मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है लिपिड्स के अंदर। एक एसिड प्लस कंबाइन हो जाता है अल्कोहल के साथ, तो फिर ये एसिड और अल्कोहल आपस में जाते उसे बना है ईस्टर। तो अगर एसिड भी लंबे चेन का है, अल्कोहल भी लंबे चेन, तो काफी लंबे लंबे चेन के कंपाउंड ये हो जाते हैं। तो ये आपको जब नजर आ रहा है एट एट, ये दरअसल वो सारी ये वो ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सोडियम स्टीरेट, कैल्शियम, ये अभी दूसरा क्या, कैल्शियम सी है, कैल्शियम ओलिएट। ओलिएट ओलिक एसिड, ये असल में एक फैटी एसिड था, ओलिक एसिड, ये वहां से इसका ईस्टर बना हुआ है। सो ओलिएट है, स्टीरिएट है, और लॉरल सल्फाइट है, सल्फेट है। ये आपके एनायनिक में आ जाएंगे। और ये सब के जरा नोट कर लीजिए कि किसका किसका क्या बना रहा है। ये भी ऑयल इन वाटर बना रहा है, ये भी ऑयल वाटर बना रहा है, जबकि कैल्शियम ओलिएट ये वाटर इन ऑयल बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम ओलिएट है, ओलिएट, ये वाटर को इंटरनल फेज बनाएगा, ऑयल को एक्सटर्नल फेज बनाएगा, यानी ये ऑयल के अंदर सॉल्युबल है। ये बात आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कैल्शियम ओलिएट है, इसको मैंने देखा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है कि कैल्शियम दरअसल उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को कम कर लेता था। ये जो कैल्शियम है, इसको जब मैंने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, अगर आपको याद हो पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन एक था और दूसरा था स्टेरिक रिपल्जन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ऑयल इन वाटर के लिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। लेकिन ये जो जो दूसरा था, वो था वाटर इन ऑयल के लिए था, बल्क बल्क की वजह से, ठीक है, स्टेरिक रिपल्जन की वजह से। तो ये जो कैल्शियम ओलिएट था, ये वहां पर चार्जेस को स्टेबलाइज कर रहे थे। तो ये इस रिपल्जन जो काज कर रहा था, ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के बजाय दूसरा जो बल्कि ग्रुप की वजह से था, उस रिपल्जन को ये प्रमोट कर रहा था। सो दैट इज वाई ये कैल्शियम ओलिएट है। बाहर लिखते ज्यादा डिटेल जाने की क्या जरूरत है। कैल्शियम ओलिएट आपने सब याद रखना है कि ये वाटर इन ऑयल टाइप बनाता है। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव हमारे पास कौन से हैं? पॉजिटिव हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये क्वाटरनरी अमोनियम मतलब जिस पर नाइट्रोजन के आसपास आपको चार बॉन्ड नजर आएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के आसपास आपको एक दो तीन चार बॉन्ड नजर आएंगे, तो उस पर नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज होगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो सरफेक्टेंट्स है, उस पर प्लस का चार्ज आ गया होगा। तो इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है, इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है सिट्रिमाइड। सिट्रिमाइड, ये एक एग्जांपल आप लोगों ने याद रखना है। और ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्जन आपको देगा सिट्रिमाइड। इसका मतलब ये कि सिट्रिमाइड भी वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है, सिट्रिमाइड। और इसकी यूजेज क्या होता है, ये तकरीबन अक्सर ये टॉपिकल यूजेज में आती है। अच्छा, ये वाले सारे जितने पे पढ़े थे ना, ये वाला टॉपिकल यूजेज में आपको मिलेगा। जो जो भी आप लोशन है, क्रीम वगैरह आप यूज करते हो, उसमें ये इस्तेमाल होगा सिट्रिमाइड। वो बाकी जो नेगेटिव वाले वो भी टॉपिकल यूज में अक्सर आपको कहाँ पे मिलेगा, टॉपिकल यूज। सो मीन टॉप टॉप टॉप, ये मैं लिख रहा था। तो एक पॉइंट आ गया कि आयनिक, एन आयनिक और केट आयनिक दोनों जो है वो टॉपिकली यूज होते हैं, और अक्सर ऑयल इन वाटर होते हैं। मां से एक कैल्शियम ओलियट का कि वाटर इन ऑयल होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन आयनिक की तरफ। ये जगह यहाँ पर जगह तो नहीं है, लेकिन खैर हम वहां पे जाते हैं। अच्छा, इधर सॉरी, इधर मैंने एक चीज लिखा है, मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट। ये चीज अभी अब मुझे याद आया, ये असल में एन आयनिक के साथ ही था। मैंने अभी बताया आपको।
मोनोवेलेंट जो है, मोनोवेलेंट उसमें सिर्फ एक ऐसा आयन होता है जिस पर वन का चार्ज है, मोनोवेलेंट। तो ये जो सोडियम है ना, सोडियम स्टीरिएट, ये वाला, ये जो सोडियम स्टीरिएट है, इस पर +1 का चार्ज होता है, तो उसको मोनोवेलेंट कहा गया, मोनोवेलेंट का नाम। अच्छा, जो डाईवेलेंट है, डाईवेलेंट, इसमें क्या है, दो चार्जेस होते हैं। सो डाईवेलेंट जो है ना, ये आपका कैल्शियम ओलिएट है। तो आपने देखा कि मोनोवेलेंट जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को प्रमोट कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को प्रमोट कर रहा था। सो वो आपको दे रहा था ऑयल इन वाटर। दूसरा जो था, जो डाईवेलेंट है, वो चार्जेस को न्यूट्रलाइज करके वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन था उसको उन्होंने कमजोर कर दिया। जब वो कमजोर हो जाएगा तो डायर है, जाहिर है फिर क्या होगा, फिर वाटर इन ऑयल बन जाएगा। सो ये वो पॉइंट्स थे जो आज आपको थोड़े से और भी मजीद क्लियर कर दिए, मोनोवेलेंट और डाईवेलेंट। चलो, नन आयनिक आपको इस पेज पे मिलेगा, नन आयनिक, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नन आयनिक में हमारे पास है, एक लंबा सा नाम है इसका, इसकी इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अल्कोहल पोली इथाइलिन ग्लाइकोल ईथर्स, अल्कोहल पोली इथाइलिन। अच्छा, ये पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत मशहूर नाम है, पीईजी। लेकिन अब इसके साथ अल्कोहल लिखा हुआ है तो उसका मतलब फिर कुछ और हो जाएगा। ऐसा ना हो कभी आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सुनोगे तो फौरन आगे से में आ जाएगा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मुख्तलिफ शक्लों में आपको मिल सकता है, आया उसके साथ अल्कोहल है या कोई और चीज है। तो अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक किस्म का नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स है। इसका शॉर्टकट नाम है सिटोमैक्रोगोल। इसको क्या बोलते हैं, सिटो, मतलब आपको इसका ब्रांड नेम है सिटो, और एमसीक्यूज भी इसी से आएगा। सिटो मैक्रो, सिटो मैक्रो गोल, सिटो मैक्रो गोल, ये नाम है उसका, ठीक है। ये आपको कौन सा देगा, ये आपको ऑयल इन वाटर टाइप का आपको इमल्जन देगा। और ये भी कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, अक्सर इसको टॉपिकल यूज करते हैं। ये भी आपका नाम आयनिक, ठीक है, सिटो मैक्रोगोल, ये आपका हो गया नान आयनिक। अच्छा, उसके बाद एक और भी है इसके अंदर, है फैटी एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो इन्होंने यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, फैटी एसिड, फैटी एसिड के बाद लिखा हुआ है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर से नाम आ गया पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, हाँ फिर से पॉली इथाइलिन, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है, फैटी एसिड लिखा हुआ है। अब इसका कोई शॉर्टकट नाम है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 40। इसका शॉर्टकट नाम क्या है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, उसके सामने लिखा हुआ है 40। ये देखो इसका नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 40, स्टीरियट भी उन्होंने कहा। अच्छा, ये आपको क्या देगा, ये आपको फिर से ऑयल इन वाटर आपको देगा। और ये भी टॉपिकल यूज में आ रहा है, टॉप टॉपिकल यूज। सॉर्बिटॉन फैटी एसिड, ये बड़ा अच्छा वो लगे, बहुत मशहूर है ये, जब भी मैं लफ्ज बता रहा हूँ, सॉर्बिटॉन फैटी एसिड ईस्टर, सॉर्बिटॉन फैटी एसिड, सॉर्बिटान फैटी एसिड ईस्टर। ईस्टर देखो फिर से यहाँ पर लफ्ज आया ईस्टर, सॉर्बिटान, ये बहुत मशहूर है सॉर्बिटान। अगर ये सॉर्बिटान है तो फिर इसका एक एग्जांपल है स्पान 80। इसका एक एग्जांपल है स्पान 80, ये स्पान 80। अच्छा, एक और बुक है उधर,
स्पान 20, स्पान 40, स्पान 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 लिखा हुआ है, आपने परेशान नहीं होना है। ये जो स्पान स्पान है ना, ये सारे सॉर्बिटॉन को बोलते हैं, सॉर्बिटॉन। अगर सॉर्बिटॉन के साथ कोई और चीज अटैच नहीं है, ये याद रखें। सॉर अभी आगे मैं एक एग्जांपल बताऊं, उसमें सॉर्बिटॉन से पहले कुछ और चीज आया हुआ है, फिर जब वो आप अटैच करेंगे, फिर इधर स्पान के बजाय ट्विन का लफ्ज आएगा, ट्विन 20, ट्विन ट्विन 90 वगैरह वगैरह। तो ये नंबर आपको मैं, ये कंफ्यूजन आज आपका मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये स्पान और ट्विन क्या चीजें हैं। तो स्पान 80, ये बड़ा मशहूर एजेंट है। सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट भी उसको बोलते हैं, सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट भी इसको बोलते हैं। सॉर्बिटॉन, सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट, सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट भी इसको बोलते हैं स्पिन 80। अब ये आपको क्या देगा, ये आपको वाटर इन ऑयल देगा। ये देखो, ये इसका मतलब ये है कि इसकी जो सोलबिलिटी है वो ऑयल के अंदर ज्यादा है, तो इसने आपको वाटर इन ऑयल दे दिया। तो स्पान जो है ये आपको वाटर इन ऑयल दे रहा है। टॉपिकल में आ जाएगा, किस में आएगा, टॉपिकल। अच्छा अब देखना एक और लफ्ज है, अभी देखना, सॉर्बिटॉन फैटी एसिड ईस्टर लिखा हुआ है फिर से, सॉर्बिटॉन फैटी एसिड ईस्टर्स, ठीक है, ये आ तो है। लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पोलीऑक्सी। अगर ये पोलीऑक्सी आ जाए ना, पोलीऑक्सी, पोलीऑक्सी अगर इसके साथ आ जाए, तो अब इसका मतलब ये कि इसके अंदर पोलैरिटी बढ़ गई है, ये अब वाटर सोलुबल हो जाएगा। वो ऑयल सोलुबल था, सादा सॉर्बिटॉन कोई ईस्टर था, ये है तो ईस्टर, लेकिन इसका तो पोलीऑक्सी ग्रुप अगर आ गया, तो फिर ये समझना कि ये पोलर एमल्सिफाइंग एजेंट है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, नॉन आयनिक है। तो इसको, इसका नाम हम देंगे ट्विन 80, इसका नाम हम देंगे TWEN, ट्विन 80। ये देखो, अब वो था स्पान 80, ये है ट्विन 80। दोनों का नंबर 80 क्यों आ रहा है? अच्छा, ये बाद में 40 है, बाद में 20 भी आपको मिलेगा किस मुख्तलिफ नंबर में। मैंने आज आप लोगों को सिर्फ 80 का जो नंबर है 80 वाला वो बता दिया। 80 क्यों है दोनों में, 80 क्यों है, क्योंकि दोनों फैटी एसिड ईस्टर है। वो भी फैटी एसिड ईस्टर है, ये भी फैटी एसिड है, तो इनको जो नंबर आपको दिया जाता है वो फैटी एसिड ईस्टर की वजह से है। और बाकी सॉर्बिटान, सॉर्बिटान तो दोनों के अंदर है, लेकिन सॉर्बिटान के स्टार्ट में अगर पोलीऑक्सी आ जाए तो फिर ये ट्विन कहलाएगा, और अगर सॉर्बिटान के साथ कोई पोलीऑक्सी अटैच नहीं है तो वो स्पान कहलाएगा, ठीक है। सो अब ये जो ट्विन है, ये आपको ऑफ कोर्स ऑयल इन वाटर आपको दे देगा। ये आपका टॉपिकल के साथ साथ ये पहला चीज आ रहा है, पेरेंट्रल भी आप उसको ये वाला भी यूज करते हैं, ट्विन 80 पेरेंट्रल में भी इमल्जन जो हम देते हैं उसमें ये यूज होता है। ये था आपका नॉन आयनिक, जिसमें आपने आज 4 एग्जाम्पल देख लिए थे, अल्कोहल पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जिसको सिट्रोमैक्रोगोल कहते हैं, फैटी एसिड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जिसको पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 40 कहते हैं, सॉर्बिटॉन फैटी एस्टर है जिसको आप स्पान 80 कहते हैं, और पॉलीऑक्सी सॉर्बिटॉन फैटी एसिड जिसको आप ट्विन 80 कहते हैं। अगर खोपड़ी में याद रखोगे तो इसका एमसीक्यूज आ जाएगा, आपसे कभी भी मिस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये होगा नॉन आयनिक। अब हम आ जाते हैं पॉलीमेरिक की तरफ। पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक में पहला एग्जांपल है पॉलीऑक्सी इथाइलिन। इसमें पहला एग्जांपल है पॉलीऑक्सी इथाइलिन, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन, इधर डैश लिखते हैं, पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन। यार ये प्रोपाइलिन यार मतलब 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ ऑक्सीजन होंगे, पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन। इस तरह के बहुत सारे पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन। और पॉलीऑक्सी इथाइलिन में क्या है, इथाइलिन में 2 कार्बन है, इथाइलिन में 2 कार्बन होंगे, और उसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऑक्सीजन और इथाइलिन ग्रुप जब एक साथ हो जाएंगे तो वो आपको बनाएगा पॉली ऑक्सी इथाइलिन। या अगर प्रोपाइलिन के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए, उसमें डबल बॉन्ड भी होगा कार्बन कार्बन के दोनों में,
तो फिर आपको देगा पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन। तो इस तरह के कंपाउंड जो है ना ये आपके पॉलीमेरिक में आ जाएंगे, ठीक है, पॉलीमेरिक। ये है पोलोक्सोमर्स फ्लोरोनिक, पोलोक्सोमर्स, पोलोक्सोमर्स इसका नाम है, पोलोक्सोमर्स फ्लोरोनिक F68, F68। चलो आप जब वो तैयारा याद रखिएगा, F16 तैयारा याद रखिए, तो F16 नहीं F68 है, ये आपका फैटी एसिड है। ये आपको देगा ऑयल इन वाटर, और ये भी आपका पेरेंट्रल यूज में आएगा, पेरेंटिरल, ठीक है। ये फैटी एसिड आ गया, पॉलीमेरिक हो गया। और फैटी एम्फीफाइल्स यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये मैं इधर से इसको, ये हो गया पॉलीमेरिक का था ये सब कुछ। अब जो फैटी एम्फीफाइल्स है इसकी तरफ आ जाते हैं। ये कौन कौन से इसमें हमारे पास अवेलेबल है फैटी एम्फीफाइल्स। इसमें है सिटाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल। ये सारे के सारे लंबे लंबे चेन होंगे, उन हर लंबे चेन में कार्बन की खास तादाद होगी, किसी में 10 होगी, किसी में 12 होंगे, उसी से उसका नाम होगा सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। सिटाइल अल्कोहल है इसके अंदर, और ये आपको वाटर इन ऑयल देगा, ठीक है, वाटर इन ऑयल टॉपिकल। अगर आपको ये याद नहीं रहता रह सकता कि वाटर इन ऑयल है या ऑयल वाटर है, कोई बात नहीं है, ये तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इनके, कौन सा प्लस है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा किसी पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, कौन सा फैटी एसिड है। ये तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं हो सकता कि कौन सा टॉपिकल है कौन सा टॉपिकल नहीं है। अच्छा, फैटी एसिड ईस्टर हो गया, फैटी अल्कोहल हो गया, सिटाइल अल्कोहल, एंड देन स्टेरिक एसिड है इसमें, एक और चीज है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। अब ये क्या है चीज है स्टेरिक एसिड, ये एक सादा फैटी एसिड है स्टेरिक एसिड, उसमें बहुत सारे कार्बन है, ठीक है। स्टेरिक एसिड हो गया, सादा फैटी एसिड है, हाँ? इसका मैं आपको, वही ये वाटर इन ऑयल देगा, ये भी वाटर इन ऑयल। अब ये सिटाइल अल्कोहल है, स्टेरिक एसिड है, ये अक्सर ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, तो फैटी एल्कोहल जो है ये आपके ऑयल, वाटर इन ऑयल आपको देगा। मोनोग्लाइसराइड भी है, उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी टॉपिकल है। ये फैटी एम्फीफाइल्स में दो आ गए। एम्फीफाइल्स में आपको बताता चलूं कि एम्फीफाइल्स के अंदर सलाहियत है वाटर सोलुबल एंड ऑयल सोलुबल दोनों जगह, तो इसके अंदर ऑयल सोलबिलिटी का पोर्शन ज्यादा होगा, तो ये वाटर इन ऑयल आपको प्रोवाइड करें। अच्छा, ये हो गया, फैटी एम्फीफाइल्स भी यहाँ पर आके कवर हो गया। अब आपके ये चार मेरे ख्याल से हो गए थे, ठीक है, चार, यस। पहला था आयोनिक, दूसरा था, ये दूसरा था नॉन आयोनिक, और थर्ड है आपका पॉलीमेरिक, फोर्थ है आपका फैटी एम्फीफाइल्स। ये खत्म हो गया आयोनिक। अब हम आ जाते हैं, वो सिंथेटिक खत्म हो गया, अब ये है नेचुरल ओरिजिन से। नेचुरल ओरिजिन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? पॉलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कीरोल, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। तो हम पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलीसेकेराइड में हमारे पास एग्जांपल है एकेशिया, एकेशिया। एकेशिया आपको ऑयल इन वाटर में नजर आएगा, ये वाला इमल्जन एकेशिया। और ये जो इमल्जन होगा ये ऑरल इमल्जन में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या है? मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ये भी ऑयल इन वाटर होगा। दूसरी बुक से भी मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करा दूंगा, एक और भी, वो भी आपको करना पड़ेगा। अ, उसमें एकेशिया के अलावा कुछ और भी उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको एक थोड़ा छोटा सा टच दे देता हूँ। ये जो रिव्यू वाली बुक है इधर से भी मैं उसको उठा लेता हूँ। सो फिलहाल आप देखें, पॉलीसेकेराइड में एकेशिया है, मिथाइल सेलुलोज है। इसमें भी चार्जेस अभी आ रहा है, ठीक है।
लेकिन ये उसमें आ रहा है और नेचुरल ओरिजिन से आ रहा है। मिथाइल सेलुलोज, ये भी हो गया। ये भी ओरल है। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास है लेसिथिन, LECITHINS, लेसिथिन्स। और लेसिथिन जो है, चूंकि ये बिल्कुल ऑयली है तो ऑयल सोल्यूबल है, तो ये ऑयल इन वाटर आपको दे देगा। लेसिथिन, सॉरी, ऑयल इन वाटर। लेसिथिन्स का नहीं, दोनों में सॉरी, सॉरी, ये सिर्फ ऑयल में नहीं है, दोनों में। फॉस्फोलिपिड जो है वो ऑयल और पानी में अच्छा खासा सोल्यूबल है, तो लेसिथिन इनके नाम से है, ऑयल इन वाटर है फॉस्फोलिपिड। टॉपिकली इसको आपको नजर आएगा, टॉपिकली ये आपका टॉपिकल आ जाएगा। स्टीरोल में आ जाएगा वूल फेट। स्टीरोल के अंदर आ जाएगा वूल फेट। वूल फेट ये आपका है वाटर इन ऑयल, टॉपिकल। टॉपिकल लेसिथिन के बारे में है ओरल इन पेरेंट्रल, सॉरी, लेसिथिन के बारे में, लेसिथिन के बारे में है ओरल एंड पेरेंट्रल। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा इसको मैंने कर दिया, स्टीरोल भी हो गया। लास्ट में फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, ये है आपका बेंटोनाइट। बेंटोनाइट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट आपको देगा ऑयल इन वाटर के साथ साथ वाटर इन ऑयल, मतलब ये दोनों आपको दे रहा है, डिपेंड कर रहा है फिर इसकी कंसेंट्रेशन पर आपको फिर वो करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ ऑयल इन वाटर आपको दे देगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स और कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो ये जो इसका वीडियो लेक्चर होगा, इसका मेन टाइटल भी यही होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सम स्पेशल पॉइंट्स। अब ये देखो HLB के वैल्यू ये फिर दोबारा आया, तो H हाइड्रोफाइल, वाटर की तरफ इशारा है, वाटर। L लिपोफाइल, लिपिड्स, ऑयल की तरफ इशारा है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफाइल प्रॉपर्टी भी है, लिपोफाइल प्रॉपर्टी भी है, दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं HL वैल्यूज, HLB बैलेंस या हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। देखना पड़ता है उसमें कितना है। बाद में हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, लिपोफिलिक कम होगी, बाद में लिपोफिलिक ज्यादा होगी तो हाइड्रोफिलिक कम होगी, बाद में थोड़ा सा मैचिंग होगा, मिलते जुलते होंगे। साइज, स्ट्रेंथ ऑफ पोलर पोर्शन रिलेटिव टू द नॉन पोलर पोर्शन, यानी किसी मॉलिक्यूल में एमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर पोलर पार्ट कितना है, कितना उसका साइज है, डिवाइड बाय नॉन पोलर पार्ट। इससे जो आंसर आपको मिलेगा, कोई नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा, बस उस नंबर को बोलते हैं HLB। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा HLB का, उतना ही वो ज्यादा पोलर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ऑयल इन वाटर दे देगा। नीचे लिखा हुआ है HLB की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन इससे बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन का मतलब यह है कि ये आपको ऑयल इन वाटर देगा, पानी के अंदर ऑयल देगा। इसका उलट आप सोच सकते हैं, HLB वैल्यू कम, तो वो हाइड्रोफिलिक कम होगा, हाइड्रोफिलिक कम होगा, लिपोफिलिक ज्यादा होगा, ये आपको अक्सर वाटर इन ऑयल आपको देगा। अब देखो क्रीम की बात आ बीच में आ गई, क्रीम एक बार आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे आपको क्रीम के बारे में, व्हाइट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, व्हाइट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस अक्सर मेडिकेटेड होते हैं, मतलब अक्सर में एक तो ये है कि जिल्द की हिफाजत के लिए आप देते हैं, ठीक है, नमी को रोकने के लिए, नमी रखने के लिए, खुश्की से बचने के लिए, स्किन अच्छा नजर आ जाए, नरम मुलायम हो जाए, वो अलग है, वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं।
मेडिकेटेड में ये होता है कि क्रीम आपने बना लिया है, उसमें वही ऑयल वाटर है या वाटर वाला, लेकिन उसके अंदर आपने कोई दवाई डाली हुई है, तो मेडिकेटेड। मेडिकेटेड होता है इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स इसको आप बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिल्द पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर आप यूज करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्वस क्रीम, बार बार ये भी रिपीट हुआ है। एक्वस क्रीम वो क्रीम होता है जिसमें ऑयल आपके वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको आप वॉश कर सकते हैं, पानी से वॉश कर सकते हैं, ये ऑयल इन वाटर क्रीम आएगा। ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको आपको रट गया होगा ये बात कि ऑयल इन वाटर जो है वॉशेबल है। ऑयली क्रीम क्या होते हैं, सेमी सॉलिड है ठीक है, लेकिन ये वाटर इन ऑयल इमल्जन है। नॉन इमल्जन बेसिस, नॉन इमल्जन बेस, अब हम क्रीम, कुछ ऐसे क्रीम भी हम बना सकते हैं जिसमें इमल्जन नहीं होगा, मतलब कोई बेस हमने बनाया है। ऑयल फ्री एक्वस मिक्स्ड इमल्सिफायर सिस्टम, अब उसमें सिर्फ आपने इमल्जन डाला हुआ है, इमल्सिफाइंग एजेंट आपने डाला हुआ है, उसमें पानी भी है, लेकिन वो इमल्जन नहीं है, तो ऐसा भी हम कहते हैं क्रीम हो सकता है। अक्सर क्रीम है इमल्जन, लेकिन क्रीम के लिए, इसका मतलब ये कि क्रीम, हर क्रीम इमल्जन के लिए इमल्जन का होना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रीम है बिकॉज दे आर वाइट सेमी सॉलिड, दे आर वाइट सेमी सॉलिड, तो उन्होंने उसके कलर से जाकर उन्होंने कहा भाई ये भी क्रीम है, तो अक्सर क्रीम के लिए है तो इमल्जन, लेकिन अगर वो व्हाइट और सेमी सॉलिड हो जाए तभी भी आप उसको क्रीम कह सकते हैं। ये पॉइंट मैंने बुक से उठा के आपके सामने लाया, तो ये कह रहा है कि ऐसा है, तो अपना नोट नोट करना है। द एक्वस कंटिन्यूअस फेज ऑफ एन ऑयल इन वाटर क्रीम, ऑयल एंड वाटर क्रीम के बारे में, एक्वस फेज के बारे में बात हो रही है। मे बी स्ट्रक्चर्ड, मे बी स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टली बाय एडिंग स्ट्रक्चरिंग एजेंट्स। अब देखो, स्ट्रक्चर्ड एक इमल्जन है, ऑयल वाटर इमल्जन है, उसका कॉन्टिन्यूस फेज वाटर है। अब स्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि पहले तो वो फ्लो कर सकता था, बह सकता था, अब आप उसके अंदर कुछ और चीजें डाले ताकि थोड़ा जम जाए, तो इसके लिए मतलब इसको हमने स्ट्रक्चर्ड बना दिया। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरीका है, डायरेक्ट आप उसके अंदर कुछ डालो, रियोलॉजिकल मॉडिफायर इसको बोलते हैं, रियोलॉजिकल मॉडिफायर, यानी विस्कोसिटी देने वाला, विस्कोसिटी इन्हांसर वगैरह जो भी आप ऊपर, इसको होते हैं रियोलॉजिकल मॉडिफायर। रियोलॉजी बाकायदा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फ्लूइड की फ्लो को पढ़ते हैं, ठीक है, रियोलॉजी। तो क्रीम भी चूंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, तो हमने उसको स्टडी करनी पड़ती है। क्या क्या है, अगर आप क्ले डालोगे, डायरेक्ट क्ले पार्टिकल, क्ले, ये भी आपको मैं बता दूं, या कोई दूसरा पॉलीमर डाल देते, पॉलीमर मतलब लंबे लंबे चेन्स के पॉलीमर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के या प्रोटीन के, ये आप डाल देते हैं, तो ये आपने क्या बना दिया, ये आपके अपने इमल्जन को स्ट्रक्चर्ड कर दिया। पहला तरीका था डायरेक्ट आपने उसमें स्ट्रक्चरिंग एजेंट डाल दिया, रियोलॉजिकल मॉडिफायर। तो ये क्ले आप डालोगे तो जाहिर है वो थोड़ा सा जम जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा एक्वस। दूसरा तरीका है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली फिर ये है कि आप उसमें कुछ वो क्ले ना डालो, इंटरेक्शन कर दो किस चीज को, दोनों दो चीजों को आपस में आप रिएक्ट कर दो, एमल्सिफायर एंड वाटर, ये दूसरा तरीका है। आपका इमल्सिफायर और वाटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और जेल की तरह नेटवर्क बनाएगा। अब ये आपका, ये वाटर है सपोज, ये वाटर है। अब यहां पर क्या होगा कि आपका जो इमल्सिफायर है, इमल्सिफायर वो इसके साथ इंटरेक्ट करे वाटर के साथ। ये कलर जो मैंने, मतलब इसको इमल्सिफायर का मैं यूज कर लेता हूँ। अब इमल्सिफायर और वाटर आपस में इस तरह से इंटरेक्ट हो गए हैं कि अब एक किस्म का जेल बन जाता है, जेल। तो जेल भी आपने क्या कर दिया, जेल, इसके लफ्ज अपने बड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दिया, यानी उस लिक्विड के फ्लो को आपने मजीद रोक दिया, उधर थोड़ा सा रोक दिया, इधर आपने और भी उसको बिल्कुल जेल बना दिया। जेल के बारे में मैं आपको एक बात बता चलूं,
कि जेल में आपका जो ये इमल्सिफायर है, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल ब्लॉक कर लेते हैं अपने अंदर। किस चीज को ब्लॉक कर लेते हैं? सॉल्वेंट को, वाटर को। अब ये वाटर इधर आ गया, वाटर इधर आ गया, वाटर इधर आ गया। पहले कैसा था? पहले ये वाटर था और इसके अंदर एमल्सिफाइंग एजेंट पड़ा तो था, लेकिन उसने उसको इंट्रैप नहीं किया था, बंद नहीं किया था एक दूसरे को अंदर। अब कि ऐसा स्टेज भी आ जाएगा कि वो जो एमल्सिफायर एजेंट्स होते, वो पानी को अपने अंदर इनक्लोज ऐसे करें। वो तरह ड्रॉपलेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े उसमें नेटवर्क की शक्ल में। अब ये ड्रॉपलेट्स वाली बात नहीं है जैसे इमल्जन में आपने कहा था। ये अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स के धागे हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट के धागे जो है ना, थोड़े से वाटर को इनक्लोज कर लेते हैं, फिर ये धागा दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो एक इंटरलैस्ड, इसके लिए एक लफ्ज है इंटरलैस्ड। इंटरलैस्ड ये लफ्ज बहुत ज्यादा यूज, इंटरलैस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जेल के लिए बोला जाता है। तो आज अपने क्रीम के साथ अपने जेल भी देखा कि क्रीम हम बनाते हैं तो उसको हम कैसे स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं। या तो उसमें कोई रियोलॉजिकल एजेंट्स डाल देते हैं, या फिर दूसरा ये कि जेल बना लेते हैं। तो जेल भी तो सख्त कंसिस्टेंसी वाला है ना, तो उसमें सिर्फ ये तरीकाकार है। कोई बाहर से कोई चीज डाल तो नहीं रहे, लेकिन वही जो आपका एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, उनको पानी के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो जेल बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका हो गया, यानी अपने जेल भी आज आपने देख लिया। आ, आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम देखेंगे कि द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फिर से मैं बोला, यानी फ्लो वाली प्रॉपर्टीज है ऑफ इमल्जन्स आर इन्फ्लुएंस्ड। अब वो किस किस से मुतासर हो सकता है? इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय फेज वॉल्यूम। ये आपने नोट करना है, फेज वॉल्यूम। फेज वॉल्यूम मैं बता चुका हूं, इंटरनल फेज का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल फेज का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ये आ जाएगा एक्सटर्नल और टोटल वॉल्यूम। तो फेज वॉल्यूम का रेशियो डिटरमाइन करेगा क्या है, वो ज्यादा गाढ़ा होगा, कम गाढ़ा होगा, वगैरह वाला। एक है फेज वॉल्यूम, नंबर वन। दूसरा है नेचर ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। देखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस फेज का नेचर क्या है, ये भी डिटरमाइन करेगा कि वो फ्लो कम करेगा या ज्यादा करेगा। दो बातें। तीन, ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रॉपलेट का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये तीन बातें जो है ये डिटरमाइन करेंगे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एमसीक्यूज आपका बन गया कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किन चीजों पर डिपेंड करता है। आपने तीन बातें याद रखनी है, एक है फेज वॉल्यूम का रेशियो, दूसरा है नेचर ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज, और तीसरा है ड्रॉपलेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप तीन चीजें नोट कर ली। अब देखो, बाज औकात देखो शुरू में अगर आप देखें उसकी उसको बहुत ज्यादा उसमें फ्लो बहुत आसान इजी है। तो इजी फ्लो है, तो ये आपके मोबाइल लिक्विड में आ जाए। मोबाइल लिक्विड बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो रिलैक्स फ्लो कर रहा है। आपने चाह किया मैं थोड़ा उसको ना स्ट्रक्चर्ड करना चाहता हूँ, उसको मैं जमाना चाहता हूँ, ताकि विस्कस हो जाए थोड़ा सा, इसका इसका फ्लो थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो फिर आपने इसको क्या करिए, आपने उसको स्ट्रक्चर्ड फ्लूइड बना दिया। और स्ट्रक्चर्ड फ्लूइड आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या चीजें हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर फ्लूइड फलाना फलाना फलाना। स्ट्रक्चर फ्लूइड से आगे भी आप जा सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा और भी सख्त करना चाहते हैं, अगर आपको थिक सेमी सॉलिड, बिल्कुल थिक सेमी सॉलिड भी आप बना सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हैं, थिक सेमी सॉलिड भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना, मोबाइल लिक्विड भी हो सकता है। और फिर आप वो जो ऊपर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, उन्हीं को छेड़छाड़ करके इनको आप बना सकते हैं। मोबाइल बना सकते हो, स्ट्रक्चर्ड बना सकते हो, थिक सेमी सॉलिड तक आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो कहता है ये वाला जो काम है, मोबाइल लिक्विड से स्ट्रक्चर फ्लूइड की तरफ अगर आप आना चाहते हो, या स्ट्रक्चर थिक सेमी सॉलिड की तरफ, आपके पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है आपके पास उसके लिए। नंबर वन, बाय चेंजिंग डिस्पर्स्ड फेज वॉल्यूम। डिस्पर्स फेज का वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं। जो इंटरनल फेज की बात हो रही है, वो आप अगर आप कम करोगे तो फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो फ्लो कम हो जाएगा। तो बाय चेंजिंग द डिस्पर्स फेज वॉल्यूम, फेज वॉल्यूम को आप चेंज करने से ये कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इमल्जेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट आप यूज करते हैं, उनका नेचर एक अलग पॉइंट है। ये उनका नेचर से भी आप वो कर सकते हो कि आया ये स्ट्रक्चर्ड रहेगा या ज्यादा सेमी सॉलिड रहेगा। दूसरी बात, कंसंट्रेशन।
एमल्सिफाइंग एजेंट्स की मिकदार कम या ज्यादा करने से भी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पर असर होगा। तो एमल्सिफाइंग एजेंट्स दो एस्पेक्ट से कर रहा है। एक, आप उसकी मिकदार देख नहीं रहे कि मिकदार दोनों का बराबर है या ज्यादा या कम, लेकिन देख रहे हैं कि वो कौन सा है, नेचर उसका कौन सा है, आयोनिक है, नॉन आयोनिक है, वगैरह वगैरह। और दूसरा ये है कि उसकी मिकदार। सो नेचर और मिकदार, ये एमल्सिफाइंग एजेंट्स के दोनों चीजें देख कर पढ़ना पड़ता है। जब भी आप इमल्जन बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसकी नेचर क्या है, ये कौन सा एमल्सिफाइंग एजेंट है, और इसको मैं कितने अमाउंट में डालूं, वो भी बहुत ज्यादा लाजमी है। हाँ। अच्छा, इमल्जन का जो बनाने का तरीका है, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में लाकर उसको सबको फाइनलाइज करेंगे, फाइनल वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, वाटर इन ऑयल इमल्शंस आर जनरली थिकर देन ऑयल इन वाटर, ये जैसे आपको एक पॉइंट नोट कर लिया कि वाटर इन ऑयल थिकर होते हैं वाटर इन ऑयल से। द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑयल इन वाटर आर फर्दर इंक्रीज्ड। ऑयल इन वाटर की कंसिस्टेंसी यानी उसका जो लेट जमने की सलाहियत है, उसको आप मजीद ज्यादा कर सकते हैं, उसको और भी थिक कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ इमल्जेंट सच एज गम्स। ये देखो, गम्स ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें पानी के साथ वो मिक्स हो जाता है। गम्स, क्लेज, पॉलीमेरिक एंड अदर थिकनिंग एजेंट्स। तो ये गम, क्ले, पॉलीमर, ये सारे थिकनिंग एजेंट्स में आ जाते हैं। ये आपका ऑक्सिलरी एजेंट्स है, जो मैं आपको शुरू में भी आपको मैं बता चुका हूँ, ऑक्सिलरी एजेंट्स। इमल्जन स्टेबिलिटी के बारे में पहले से बात हो चुकी है, ये बहुत, लेकिन अब मैं आपको तो शायद कुछ नए नए पॉइंट्स आ जाए। केमिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है इमल्जन में अंदर। केमिकल इंस्टेबिलिटी क्या है कि ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए, उसके अंदर बदबू आ जाए, रेंसिड हो जाए। माइक्रोबियल ग्रोथ, जरासीम उसमें ग्रोथ करे, तो फिर आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव को इस्तेमाल करोगे, जाहिर है प्रिजर्वेटिव दोगे। पॉलीमेरिक एमल्जेंट हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। आपने कोई एमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल, वो एमल्सिफाइंग एजेंट ही खराब हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इमल्जेंट प्रिजर्वेटिव इंटरेक्शन, या आपका इमल्जेंट जो है वो प्रिजर्वेटिव के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। आपने इमल्जेंट डाला हुआ है इमल्जन के लिए, आपने प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है ताकि जरासीम ना लगे, पर क्या हुआ कि वो प्रिजर्वेटिव और इमल्जेंट आपस में गलत तरीके से इंटरेक्ट हो गए, इमल्जन आपका खराब हो गया है। ठीक है। आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स, आयोनिक इमल्सिफाइंग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे विद कंपोनेंट्स ऑफ अपोजिट चार्ज। अगर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट पर प्लस का चार्ज है, मतलब एक केट आयोनिक है, और अगर आपने नॉन आयोनिक वो यूज किया हुआ है, इमल्जन के अंदर कोई नॉन आयोनिक सब्सटेंस, एन आयोनिक सब्सटेंस यूज किया हुआ है, तो ये तो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। सो अपोजिट चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इमल्जन में आपने कोई दवाई डाली हुई है, उस दवाई पर माइनस का चार्ज है, और आपका इमल्सिफाइंग एजेंट पर प्लस का चार्ज है, तो ये तो रिएक्ट करेंगे, तो खराब हो जाएगा, तो अपोजिट चार्ज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सर्फेक्टेंट्स है सिट्रिमाइड। सिट्रिमाइड आपको अभी अभी बता चुका हूँ, प्लस चार्ज है। नियोमाइसिन माइनस का चार्ज है। ठीक है। क्रीम प्लस एनाइनिक इमल्जेंट, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों नियोमाइसिन और सिट्रिमाइड, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि नियोमाइसिन पर अलग चार्ज है, सिट्रिमाइड पर अलग चार्ज है, अपोजिट चार्जेस है, तो ये दूसरे को खराब करेगा, ये आपका इमल्जन को खराब कर देगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्रीम प्लस एनाइनिक इमल्जेंट, सोडियम लाउराइल सल्फेट। इससे आगे देखो, लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ क्रीम। आपने क्रीम के अंदर एक एनाइनिक इमल्जेंट यूज किया हुआ है, और साथ साथ आपने सोडियम लाउराइल सल्फेट यानी इसके अंदर आपने ऐड किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंड कि आपका जो क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। तो ये सारे के सारे केमिकल इंस्टेबिलिटी में आ जाएंगे। अच्छा, फिजिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर क्या आएगा, फिजिकल इंस्टेबिलिटी।
फिजिकल इंस्टेबिलिटी में आ जाएगा हमारे पास क्रीमिंग। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, आप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, फुल डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स सेपरेट करेंगे टू फॉर्म लेयर ऑफ मोर कंसंट्रेटेड इमल्जन। जो ड्रॉपलेट्स है वो अलग हो जाएंगे, लेकिन आपस के एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे, या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे बैठ जाएंगे। ये मैंने आपको दोनों बताया था। यहाँ पे देखो, टॉप की तरफ जा सकते हैं अगर ऑयल है तो ऑयल इन वाटर इमल्जन में, ऑयल इन वाटर इमल्जन में ऑयल ऊपर जाएगा। बॉटम में भी जा सकता है, क्रीमिंग बॉटम में भी हो सकता है अगर वो वाटर इन ऑयल है, तो वाटर जो है ये आपका नीचे फिर बैठ जाएगा अगर वाटर इन ऑयल। तो डिपेंड करता है आपका इमल्जन कौन सा है। अगर आपका इमल्जन वाटर इन ऑयल टाइप का है तो फिर पानी नीचे बैठ जाएगा क्रीमिंग में। और अगर आपका इमल्जन ऑयल इन वाटर है तो आपका ऑयल ऊपर जाके क्रीम बनाएगा। तो क्रीमिंग ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? डाइल्यूट इमल्जन कंटेनिंग लार्ज ड्रॉपलेट्स। इमल्जन आपका बहुत पतला है, उसका ड्रॉपलेट का साइज बहुत बड़ा है, तो एक ये प्रॉब्लम है। डेंसिटी डिफरेंस इज हाई। इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज की डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कोई बहुत कम डेंस है, कोई बहुत ज्यादा डेंस है। इसका इलाज क्या है? आप इमल्जन को गाढ़ा करने के बजाय इसको थोड़ा सा थिक विस्कस कर दो और ड्रॉपलेट साइज को छोटा कर दो और डेंसिटी डिफरेंस को कम कर दो। मतलब कुछ और चीजें डाल दो, ऐड कर दो, ताकि इनकी डेंसिटी की डिफरेंस कम रहे, ठीक है। तो इसका इलाज इस पेज पर होगा। स्मॉल ड्रॉपलेट साइज एंड थिक एक्सटर्नल फेस, स्मॉल ड्रॉपलेट साइज एंड थिक एक्सटर्नल फेस। एक्सटर्नल फेस को थिक कर दो, ड्रॉपलेट साइज को छोटा कर दो बाय द एडिशन ऑफ विस्कोसिटी मॉडिफायर। विस्कोसिटी इनहांसर आप ऐड कर ले। कैन बी रिस्टोर्ड बाय जेंटल एजिटेशन। अगर क्रीमिंग बन जाए तो उसको हिलाने से रिस्टोर हो जाएगा। अदरवाइज इनएडिक्वेट डोज विल बी एडमिनिस्टर्ड। अगर आप शेयर नहीं करोगे, शेक नहीं करोगे, तो फिर मरीज को प्रॉपर डोज नहीं मिलेगा। जाहिर है जब क्रीमिंग बनेगी तो दवाई का प्रॉपर डोज नहीं उठेगा वहां से। या तो हो सकता है बहुत ज्यादा दवाई आ जाएगी या बहुत कम दवाई। फ्लॉक्यूलेशन, weak reversible association between the droplets still separated by the trap continuous phase। अगर ये ड्रॉपलेट्स वीकली एक दूसरे के साथ करीब करीब आ जाए, ये देखो ड्रॉपलेट करीब करीब एक दूसरे के साथ आ गए, अभी भी इनके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूस फेज है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूस फेज, ये बिल्कुल ऐसा क्रीमिंग की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है? रिवर्सिबल है। वीक रिवर्सिबल, थोड़ा सा लाओगे खुद ब खुद ये हट जाएगा, जस्ट लाइक क्रीम, क्रीमिंग जो उसमें, ठीक है। वीक रिवर्सिबल एसोसिएशन बिटवीन द ड्रॉपलेट स्टिल सेपरेटेड बाय द ट्रैप कॉन्टिन्यूस फेज। एवरी ड्रॉपलेट रिटेन इट्स करेक्टर। हर ड्रॉपलेट में करेक्टर रिटेन है। ड्रॉपलेट को कुछ नहीं हुआ है, ड्रॉपलेट फ्यूज नहीं हुआ है, करेक्टर इसका भी रिटेन है, राइट। इसका इलाज क्या है? खाली कंटेनर को शेक कर दो, ये खुद ब खुद वापस फैल जाएगा, क्योंकि ड्रॉपलेट को कुछ हुआ ही नहीं, ना ये ड्रॉपलेट फ्यूज हुआ है। क्रीमिंग में है कि थोड़ा बहुत उसमें आपको इशू हो सकता है, तो थोड़ा बहुत फ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, क्योंकि क्रीमिंग में इमल्जन स्टिल मेंटेन रहता है, इमल्जन, राइट। कोलेसेंस, ये है फ्यूजन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, एक बार फ्यूज हुआ तो फिर दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकता, ये हमने लिखना है इरिवर्सिबल। मर्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मर्ज हुआ, एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मर्ज हुआ, आगे जाकर एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स, फाइनली इमल्जन ब्रेक। तो इसे इमल्जन ब्रेक भी हो सकता है या क्रेक भी हो सकता है, ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेज सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन। ये कोलेसेंस हो गया। इसका इलाज क्या है? रिजिड कर दो इसको, क्लोज पैक इलास्टिक फिल्म बाय मेनी पॉलीमर्स। रिजिड क्लोज पैकिंग यानी आपका ऑयल और वाटर के दरमियान जो आपका पॉलीमर आपने यूज किया हुआ है, इमल्सिफायर एजेंट यूज किया हुआ है, इसका ये जो फिल्म है ना, फिल्म जो ये बना रहे हैं, ये नरम नहीं होना चाहिए, रिजिड फिल्म होना चाहिए। अगर ये रिजिड फिल्म होगा तो फिर इंशाल्लाह ड्रॉपलेट फ्यूज नहीं होंगे। फिल्म रिजिड कर दो, और इलास्टिक फिल्म होना चाहिए, यानी कि ये टूट ना जाए ये फिल्म, इस बीच में जो लेयर है। पोस्ट वाइल्ड राइपनिंग, ये एक नया लफ्ज है।
जो कि अभी कोर्स में शायद मुझे लग रहा है अभी इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, मे बी, या शायद पिछले बार मेरे जहन से नहीं हुआ। तो ओस्टवाल रैपनिंग में क्या होता है, अ, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी डिटेल्स है। इसमें ये होता है कि हम ड्रॉपलेट्स को बहुत स्मॉल कर लेते हैं, बहुत स्मॉल कर लेते हैं, वेरी स्मॉल साइज। अच्छा, ये एक बड़ा साइज का है, ये बड़ा साइज का, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा साइज है। लेकिन कुछ ड्रॉपलेट जो है वेरी स्मॉल साइज, मैं इतना बता, वेरी स्मॉल साइज, हाँ, वेरी स्मॉल साइज, वो बहुत स्मॉल साइज के है। अब ये स्मॉल साइज से पता है क्या होता है, ये एकदम से डिसॉल्व हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। अब मैं आपको ना डॉट्स लिखूंगा, ये देखो, एक डॉट, दो डॉट, छोटे छोटे डॉट्स अब मैं लिख रहा हूं। ये डॉट्स अब आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है। ये अब ड्रॉपलेट्स नहीं है, छोटे ड्रॉपलेट्स, ये मॉलिक्यूल्स है। ये बिल्कुल डिसॉल्व हो गए हैं, क्या हो गए, डिसॉल्व। अब ये डिफ्यूज हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, ये मूव करना शुरू करेंगे। ये जो मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व हो गए, ये मॉलिक्यूल अब आएंगे, ये जो पहले से एक ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है ना, पहले से जो एक बड़ा ड्रॉपलेट पड़ा हुआ है, ये इस ड्रॉपलेट के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ड्रॉपलेट साइज में बड़ा हो जाएगा। ऐसे देखो, जरा देखते जाए। ड्रॉपलेट, पहले से जो ड्रॉपलेट था उसके साथ कोई दूसरा ड्रॉपलेट आया नहीं है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स अटैच होना शुरू हुए, उसने उसके साइज को बड़ा कर दिया। राइपनिंग ना, पक जाना, ये पक रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये ऐसे, ये भी, ये दूसरा जो ये भी बड़ा हो रहा है। तो आपका इमल्जन तो डिस्टर्ब हो ही गया, छोटे छोटे पार्टिकल, ड्रॉपलेट्स अब नहीं है। वो जो दरमियाना वाले ड्रॉपलेट थे वो तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तो देखो, ये भी इरिवर्सिबल ग्रोथ ऑफ द लार्ज ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में ग्रो करेंगे। वेरी 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 स्मॉल ड्रॉपलेट डिसॉल्व इन कॉन्टिन्यूस फेज में डिसॉल्व हो जाएंगे। देयर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट, मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, रीडिपॉजिट, दोबारा डिपॉजिट हो जाएंगे लार्ज ड्रॉपलेट्स के ऊपर, विच ग्रो बिगर रेपन, जो कि बड़े हो जाएंगे। कि इसको अच्छा, इसमें एक लफ्ज है कैल्विन इफेक्ट। कैल्विन इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई चीज आप इतना स्मॉल साइज कर दो ताकि वो पहले सोलेबल नहीं हो रहा था, अब ये सोलेबल हो गया। पार्शल सोलेबल ड्रॉपलेट्स, जो पहले सोलेबल नहीं हो रहा था, बिकम्स मोर सोलेबल व्हेन रेडियस डिक्रीज, जब उसका साइज छोटा हो जाता है। पोस्ट वाल डैपनिंग भी हो गया। Flocculation and coalescence are inhibited by properties of the interfacial film. अगर आपको प्रॉब्लम है कि यार ये फ्लॉक्यूल बन रहे हैं, यानी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ करीब करीब आ रहा है, या कोलेसेंस बन रहा है कि वो फ्यूज हो रहा है, इसको आप बंद कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेशियल फिल्म। इंटरफेशियल फिल्म की प्रॉपर्टीज से ही इनका रिलेशन है, आप उनको चेंज करने से ये बंद हो जाएगा, बट नॉट ओस्टवाल रैपनिंग। पोस्ट राइपनिंग को आप इंटरफेशियल फिल्म से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम क्या था, आपने बहुत स्मॉल साइज लिया था, तो वो आप जितना भी फिल्म मोटा पतला करोगे कोई फायदा नहीं। तो ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है। ओस्टवाल रैपनिंग को आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोलेसेंस को बहरहाल आप इंटरफेशियल फिल्म से कर सकते हैं। सो वी एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमिसिबल सेकेंड ऑयल। ओस्टवाल रैपनिंग में हम लोग थोड़ी सी अमाउंट में कोई और इमिसिबल ऑयल डाल देते हैं, इमिसिबल ऑयल डाल देते हैं, तो पार्शियल इमिसिबल ऑयल, टू रिड्यूस द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ताकि ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज ना हो सके, एक जगह से दूसरी जगह चले ना जाए, बस ये उसका इलाज है। थोड़ा सा उसको मोटा कर देते हैं, दूसरा ऑयल डाल देते हैं पार्शियली अवेलेबल का, ताकि मॉलिक्यूल मूवमेंट ना कर सके, ये उसका इलाज हो पोस्ट वार बैकलिंग का। इमल्जन इन्वर्जन में आपको उसमें भी बता चुके हैं। अगर आपके पास एक ऑयल इन वाटर इमल्जन है पहले से, ये उल्टा हो जाए वाटर इन ऑयल में, तो दिस इज कॉल्ड इमल्जन इन्वर्जन। इसमें आपको बताया गया था कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर के अंदर उसका सोलुबल था एक टेम्परेचर पर, आपने या ठंडा कर दिया या गर्म कर दिया, उससे वो सोलिबिलिटी चेंज हो गई, सोलिबिलिटी चेंज होने से पूरा इमल्जन ही उल्टा हो गया। तो देखो, इमल्जन सोलिबिलिटी फ्रॉम वाटर सोल्यूबल, एक इमल्सिफाइंग एजेंट है वाटर सोल्यूबल है, कब, लो टेम्परेचर पर। लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपने जब उसको गर्म कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, वो ऑयल सोल्यूबल हो गया। तो ऑयल सोल्यूबल हो गया, जाहिर है उसने इमल्जन को वो रिवर्स कर दिया। अब ऑयल सोल्यूबल में तो ऑयल कंटिन्यूस फेज हो जाएगा।
लिहाजा एट हाई टेम्परेचर ये नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ वैसे होता है, फ्रॉम ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल सोल्यूशन, इमर्जन में। सो इमर्जन इमर्जन हो जाता है टेम्परेचर को चेंज करने। तो आप टेम्परेचर को चेंज ना करो, फ्लक्चुएशन ना दो, तो इमर्जन नहीं, इन्वर्जन नहीं होगा। इंटरेक्शन विद अदर एडिटिव्स, अब आप इमर्जन में और भी सारी चीजें डाल देते हैं, ड्रग्स डाल देते हैं, कोई फ्लेवर डाल देते हैं, तो उधर भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ये देखो, मोनोवेलेंट सोडियम साल्ट फॉर ऑयल इन वाटर, जब आप ऑयल इन वाटर बनाते हैं तो उधर आपका मोनोवेलेंट सोडियम साल्ट होता है। ये मैं जब आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था उधर भी ये बात हुई थी कि मोनोवेलेंट जो है ऑयल वाटर, आप चेक भी कर सकते हैं। डाइवेलेंट आयन जो है, जिसमें कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम साल्ट होता है, अगर आपने, अब देखो, गलती से आपने डाइवेलेंट डाल दिया कैल्शियम आयन, तो वो आपके ऑयल इन वाटर को इन्वर्ट कर देगा वाटर इन ऑयल में। इतनी छोटी सी गलती आपने कर ली। मोनोवेलेंट आपने डाला था सोडियम साल्ट, ऑयल वाटर था, आपने क्या किया, आपने डाइवेलेंट डाल दिया, डाइवेलेंट डालने से वो वाटर इन ऑयल हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन हो जाएगी। तो ये भी आपने ख्याल करना है कि इंटरेक्शन ना हो जाए। यहां तक हम स्टॉप कर लेते हैं। जितना पूरा पूरा का पूरा पोर्शन था इमल्जन का, एक बहुत बड़ा सा पोर्शन, जिसमें आज आपको स्टेबिलिटी और क्लासिफिकेशन इमल्जन आपको मिल गया, अलॉन्ग विद सम स्पेशल पॉइंट्स। एक और लेक्चर भी होगा, उससे मैं लाऊंगा, उसमें इमल्जन का बनाने का तरीका भी होगा और उसमें भी क्लासिफिकेशन होगा, ताकि इमल्जन को हर तरह से हम लोग कवर कर सकें।